दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने बॉन्ड और डिटेलिंग की बात किया था। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैपिंग के बारे में बात किया था कि लैपिंग 32 डाया से ज़्यादा के लिए नहीं करते हैं, और जब डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट लेंथ एंड 24 फाई डायरेक्ट टेंशन में होता है तो 2 LD और 30 फाई का मैक्सिमम, और फ्लेक्सुरल टेंशन में होता है तो LD और 30 फाई का मैक्सिमम। और जो डाया ऑफ द बार होगा, अगर अनइक्वल डाया होगा तो हम स्मॉलर डाया को लेते हैं। स्प्लाइसिंग की ही पार्ट लैपिंग को आगे हम बढ़ाते हैं दो कंडीशन से कोड का। ये जो लैपिंग करते हैं वो एक लोकेशन पे नहीं करते हैं, दो को ऐड करने के लिए मैक्सिमम 50% स्टील को एक लोकेशन पे लैपिंग करते हैं। अब दूसरा लोकेशन जो होगा वो कम से कम लैपिंग के 1.3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। इस बात को समझते हैं। Not more than 50% should be spliced at one locations. They must be staggered by distance of more than 1.5 times lap length. ठीक है, अगर ये दो बार है 20 mm का, दो बार है 20 mm का, अक्सर हम अपने लेंथ को बढ़ाने के लिए दो सरिया को बांधते हैं, उसी को हम लैपिंग बोलते हैं। तो जो लैप लेंथ होगा वो कितना होगा, तो ये बोलता है जो लैपिंग होगा एक ही जगह पे नहीं करेंगे। ऐसा करने से एक वीक पॉइंट बन जाता है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर में। तो प्रोविजंस क्या है कि 50%, अगर 4 बार है तो एट मैक्सिमम 2 बार को हम लैपिंग करते हैं, है ना। पहला सवाल कि मैक्सिमम कितना करेंगे, तो 50%, नॉट मोर देन। फिर अगला सवाल बनता है कि अगर मैं इस लोकेशन पे किया हूँ एक लैपिंग, सेंटर टू सेंटर लिया गया है, फिर यहाँ से सेंटर, ये भी सेंटर मानो, चलो डायग्राम में एक जो विजुअल नहीं है लेकिन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो दोनों का सेंटर डिस्टेंस जो लैप लेंथ है L है। ये लैप लेंथ कैसे लेते हैं, अलग अलग कंडीशंस के लिए कल हमने बताया था, कंप्रेशंस के लिए, डायरेक्ट टेंशंस के लिए और फ्लेक्सुरल टेंशंस के लिए। तो ग्रेटर होना चाहिए 1.3 टाइम्स क्लैपिंग से। नेक्स्ट, splicing is not recommended at the locations where bending moment is more than 50% of the capacity of the section। इस बात को समझने के लिए मैंने एक बीम लिया, दोस्तों बीम को जो डिजाइनिंग करते हैं फ्लेक्सुरल में, जो डिजाइनिंग करते हैं वो हम मैक्सिमम हमारा मिड पे होगा। सिंपली फॉर एग्जांपल लिया तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ जो बेंड मोमेंट है M1, ये आपका MR लिमिट है। डन। तो क्या बोलता है कि आप एक ऐसा सेक्शन लो जिसका मोमेंट M2 M1 का आधा होगा, एक ऐसा सेक्शन लो जिसका M2 सेम डिस्टेंस पे लिया गया है, M2 M1 का हाफ होगा, यानी द मैक्सिमम मोमेंट एट द सेंटर इज M1, और वो जो वहां से वो डिस्टेंस जहाँ पे मोमेंट हाफ होगा। तो बोलता है कि 50% जोन, कैपेसिटी क्या है M1, 50% जोन, यानी इस जोन में स्प्लाइसिंग नहीं होगा। दिस इज नो स्प्लाइसिंग जोन, नो स्प्लाइसिंग जोन, है ना। करेक्ट। क्या बोल, अब समझिए इस बात को, स्प्लाइसिंग इज नॉट रिकमेंडेड, यानी स्प्लाइसिंग दो के बीच की कोई लैपिंग नहीं होगी एट द लोकेशन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन 50% कैपेसिटी। कैपेसिटी ये है, ठीक है। तो इस जोन के अंदर में स्प्लाइसिंग नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितने परसेंट, बोलोगे 50%। लिसन दोस्त, हम बात करेंगे कर्टेलमेंट के बारे में। पहले बात, कर्टेलमेंट क्या होता है बता दें। कर्टेलमेंट, अगर हम स्टील जो भी डिजाइनिंग हम करते हैं MR पे करते हैं, मैक्सिमम मोमेंट पे करते हैं, लेकिन जैसे सपोर्ट के नियर अबाउट जाते हैं मोमेंट कम हो जाता है। व्हेन द बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन MR लिमिट, MR जो MR मोमेंट रेजिस्टेंस हमारा बेंडिंग मोमेंट कम है तो हमको उतना रिक्वायर्ड नहीं है स्टील का, तो हमें स्टील कम करना होता है, ठीक है। लेकिन ये भी तो देखना है कि जैसे जैसे स्टील को हमको मेरा शियर भी इफेक्ट करता है, तो हम लोग एक पॉइंट डिटेक्ट करते हैं कि मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बेंडिंग मोमेंट MR से कम है, ठीक है। जिस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट,
ठीक है। लेकिन हम एक्चुअली में वहाँ पे कट नहीं करते हैं। वहाँ पे नहीं कट करने का वजह है शियर स्ट्रेस का बढ़ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण, या डायगोनल टेंशंस की वजह से सडन फेलियर हो जाए, या कैलकुलेशंस में वेरिएशंस हो जाए, इसलिए हम टीसीपी पे कैलकुलेट कटिंग नहीं करते हैं। वहाँ से कुछ दूरी पे बढ़ाकर करते हैं ताकि इन सारे कारणों को अवॉइड किया जाए। टीसीपी से बढ़ा के जिस पॉइंट को हम कट करते हैं एक्चुअल में, उसको बोलते हैं एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट। एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट क्या होता है? टीसीपी और एसीपी के बीच की दूरी इफेक्टिव डेप्थ और 12 टाइम्स ऑफ डाया का मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब इस बात को और अच्छे से समझते हैं। डन। लिसन, मैंने आपके सामने एक बीम बनाया है। पहले एक्चुअली मैं टीसीपी का जिक्र किया हूँ, एसीपी का बस उस पर बात करेंगे, बाकी और भी चीज इसी के ऊपर मैं बातें करने वाला हूँ। देखो जी, एक बीम है आपका और ये आपका डिजाइनिंग है एमआर के लिए, सेंटर पे सीमेंट मोमेंट M1 बोल दिया। और जो डिजाइनिंग मैंने एग्जांपल में आपको समझाने के लिए लिया कि इस पे जो मोमेंट आया है उसके करस्पॉन्डिंग हम स्टील 7 दे रहे हैं 25 का, यानी 7 बार लगा रहे हैं 25 डाया का। अब मैंने एक पॉइंट डिडक्ट किया, दिस इज द टीसीपी, दिस इज द टीसीपी, करेक्ट ना? टीसीपी ये पॉइंट बनाया गया है। टीसीपी को बोलते हैं थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट, यानी ऑब्वियस है कि जो मोमेंट है दिस इज द एमआर, आगे जा रहा हूं तो M2 कम हो रहा है, तो M2 कम हो रहा है तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील कम होगा। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे कट करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कट नहीं करूंगा। कारण क्या है कि हम केवल फ्लैक्सल के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, शियर से भी सडन फेल होने की संभावना है। लॉन्गिट्यूडनल स्टील भी हमारा शियर में सपोर्ट करता है, हमारा डॉवेल एक्शन इफेक्ट होगा। दूसरा, कैलकुलेशंस करते समय भी इनएक्यूरेसी हो सकता है, इसलिए हम टीसीपी पे कट ना करके हम कहाँ करेंगे? एक्चुअल में कट उससे आगे करेंगे। तो एक्चुअल में जहाँ कट करते हैं तो एग्जाम में बाद ये आपके कोड में लिखा गया है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो टीसीपी पे और एक्चुअल में कट कर रहे हो यहाँ पे, एक्चुअल में कट यहाँ कर रहे हो। तो डिस्टेंस बिटवीन द टीसीपी एंड एसीपी, द डिस्टेंस बिटवीन द टीसीपी एंड एसीपी इज द डी और 12 फाई का मैक्सिमम, डी और 12 फाई का मैक्सिमम, इफेक्टिव डेप्थ और 12 फाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा दोस्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में बहुत इशूज आते हैं बच्चों को, क्या क्या सवाल आएंगे सारे प्रोविजंस में आपके सामने, डायरेक्ट प्रोविजंस के स्टेटमेंट्स आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल दिया जाएगा टीसीपी और एसीपी के बीच की दूरी क्या होगा, तो आंसर इफेक्टिव डेप्थ और 12 फाई का मैक्सिमम वैल्यू। डन। अब आते हैं प्रोविजंस के ऊपर। फाइनली मान लो हमने बोला कि एसीपी पे, अब एसीपी आपने टीसीपी क्या होता है, एसीपी क्या होता है, लेकिन एसीपी का मतलब नहीं कि आप कट कर देना है। अब इस पॉइंट पे कट करने के लिए 3 कंडीशंस IS 456 ने दे रखा है। अगर उन तीनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम फाइनली कट करेंगे। ठीक है जी। अब क्या है कंडीशंस? पहला, शियर फोर्स एट कट ऑफ पॉइंट शुड नॉट एक्सीड 2/3 ऑफ द शियर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, यानी जो एसीपी पे जो शियर फोर्स आ रहा है वो शियर कैपेसिटी के 2/3 से एक्सीड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मेरे बीम का शियर फोर्स 100 है तो 100 का 2/3 66, तो 66 से एक्सीड नहीं करेगा। यानी कैपेसिटी 100 है और उस एसीबी में शियर निकालूंगा, अगर वो 66 से कम है यानी 2/3 से कम है तो उस पे हम एक्चुअल कट ऑफ पे कट कर देंगे, लेकिन वो 2/3 से ज्यादा है तो हमें ये अधिकार नहीं है कट करने का। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्या है? इफ शियर फोर्स इज मोर देन 2/3 the shear capacity of then excess shear straps are provided along the terminated bars for a distance 0.75 d. this is very important for exam point of view। क्या बोलता है कि देखो भैया, पहले बोले कि अगर उस सेक्शंस पे एसीपी पे अगर 2/3 से एक्सीड नहीं करेगा तो हम कट कर देंगे। अब बोलता है करेगा फिर भी कट करना है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्टिरअप देना पड़ेगा। कहां देना पड़ेगा? टर्मिनेटेड पॉइंट से 0.75। बहुत ध्यान सुनना, फिर से स्टेटमेंट होगा कि एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट पे कट तभी करेंगे जब उस सेक्शन का शियर फोर्स कैपेसिटी के 2/3 से एक्सीड ना करे। करेक्ट। अब अगर 2/3 से एक्सीड कर रहा है और फिर भी कट करना है तो उसके लिए एक प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? टर्मिनेटेड पॉइंट से एक्स्ट्रा शियर स्ट्रेप प्रोवाइड करें। कितनी दूरी तक? 0.75 डी दूरी तक। इस बात को और अच्छे से समझते हैं। दोस्त, ये मैंने एक बीम लिया, ऑलरेडी ये बीम डिजाइंड है,
ये शियर दे रखा है, डन। मैंने एक वैल्यू ले लिया और एक कोई सेक्शन ले लिया। अब ये हुआ ना दोस्त, अब मेरी बात समझो, मैंने बोला मैं ये आपका एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट क्या है, एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट, दिस इज द एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब मुझे यहाँ कट करना है, यहाँ कट करना है ACP। अब सुनो कंडीशंस क्या है, इस जगह पे जब मैं शियर फोर्स निकाला, इस जगह पे जब मैं शियर फोर्स निकाला, वो शियर फोर्स कैपेसिटी से 2/3 से ज्यादा हो गया, तो पहला कंडीशन खत्म नहीं हो रहा है। अब बोलता है पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मान लो कि 70 आ गया, तो 2/3 से ज्यादा आ गया, फिर भी मुझे कट करना है, तो बोलता है कि अगर फिर भी कट करना है तो आपको एक्स्ट्रा शियर स्ट्रिप करना। अब देखो ये बार जो है, ये आपको n नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं, यहां से मान लो कि 6 बार आ रहे हैं, मुझे 2 को कट करना है, तो जो 2 कट करेंगे दिस इज द टर्मिनेटेड पॉइंट। अब यहां से हमको क्या करना है, एक्स्ट्रा शियर स्टिरअप दे देना है, कितनी दूरी तक, 0.75D तक, सिंपल सा। तो आपको बस याद रखना है कि कब एक्स्ट्रा शियर देते हैं, जब सेक्शन पे शियर फोर्स 2/3 से एक्सीड कर जाए और फिर भी कट करना है, तो तब हम एक्स्ट्रा देते हैं टर्मिनेटेड पॉइंट से की तरफ, कितना, 0.75D तक, ठीक है। सौरभ कुमार मधेसिया बिल्कुल सही बोल रहे हो, डन डन। तो आई थिंक ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में इस पे पूछे जाएंगे। तीसरा, फॉर 36 mm smaller dia bars, the continuing bars should be provided at least double of area required for flexure at cutoff point ACP, and shear force should not exceed 3/4 of shear capacity। अब एक स्पेसिफिक केस के लिए दिया हुआ है, देखो मेन कंसर्न है कि फ्लेक्सिबल कट करना, लेकिन शियर को चेक करना है। ये जो प्रोविजन है 36 mm के लिए है, 36 mm स्मॉल डाया के लिए कंटिन्यूइंग बार शुड बी प्रोवाइडेड, यानी जो एटलीस्ट डबल ऑफ द एरिया एनफोर्समेंट फॉर फ्लेक्सर एट कट ऑफ पॉइंट। ये कह रहा है कि अगर शियर फोर्स नॉट मोर देन 3/4, अगर शियर फोर्स नॉट मोर देन 3 बढ़ने का मतलब 3/4 100 का लिया जाए तो 3/4 300 4 75, सब 75 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं, अगर अब मैं एक आपको समझाने के लिए बड़ा आसान एग्जांपल दे रहा हूं, 100 कैपेसिटी मान ले रहा हूं, अगर वहां पे शियर फोर्स 60 आ रहा है तो 2/3 से कम हो गया, तो भैया कट कर दो, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे 2/3 से ज्यादा आया, 70 आ गया, तो क्या करेंगे, कट करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्टेप डाल दिया, कितना, 0.75D। अब बोल रहा है कि 36 mm का डाया है, उससे कम है, और शियर फोर्स नॉट मोर देन 3/4, यानी शियर फोर्स 3/4 से ज्यादा नहीं है, तब क्या करेंगे, तो बोलता है कि जितना ACP पे स्टील चाहिए ना, जितना ACP पे स्टील चाहिए ना, उसका दुगना कर दो, जितना ACP पे स्टील उसका दुगना कर दो। द कंटिन्यूइंग बार्स शुड प्रोवाइड एटलीस्ट डबल एटलीस्ट रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्सर एट कट ऑफ पॉइंट ACP। इस बात को डायग्राम से और अच्छे समझते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखो दोस्त, ऐसे M1 है, मैंने यहां लिख दिया ना, M1 मोमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें 7 सरिया आया, यानी 7 बार आया, कितने का, 25 डाया का। अब दोस्त मैं M2 पे कैलकुलेट कर रहा हूं, M2 पे मैं कैलकुलेट किया तो ऑब्वियस बात है कि मोमेंट कम हो रहा है, तो स्टील कम होगा, हमने दे दिया 5, 25 5। अब मुझे एक्चुअल में ये 5 यानी 2 7 था, मैं 5 आ रहा है, मतलब 2 को कट करना है, तो TCP पे कट ना करके हम ACP पे कट करते हैं, पहली बात ये बिल्कुल करें। तो यहां पे 2 कट करना है। अब वहां पे जब ACP पे आओगे ना तो सेक्शन निकालोगे। अब बोलता मानो सेक्शन 72 आ गया तो 3/4, अब मानो सेक्शन आ गया 80, तो नहीं करेंगे ना। कंडीशन क्या है कि शियर फोर्स 3/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बोलता है कि ACP पे जो स्टील चाहिए ना उसका दुगुना दोगा। अब ACP पे मैंने स्टील निकाला, ACP पे स्टील आ गया M3, वो आ गया 2 आ गया, तो
ये कह रहा है कि तुम कट कर रहे हो यहाँ पे, जो यहाँ पे कट कर रहे हो ना, कटेलमेंट कर रहे हो, यहाँ पे कटेलमेंट कर रहे हो, तो जो एरिया कंटिन्यू कर रहे हो, जो एरिया कंटिन्यू कर रहे हो वो एटलीस्ट दुगुना होना चाहिए। तो है भाई, क्यों, हमारा 2 सरिया आया हुआ है, ये गलत बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, हमारा एक्चुअल में हमारा जो स्टील जा रहा है कितना जा रहा है, 5 जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर इस जगह पे जो येलो से मार्क किया एसीपी पे, फाइनली अगर मैं कट कर रहा हूं और उसके बाद जो स्टील जा रहा है उस पॉइंट पे रिक्वायर्ड स्टील का अगर दुगुना है तो कोड प्रोविजन में है ना। तो ये तीनों जो प्रोविजन है, उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों प्रोविजन समझ में आएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है इसका, उम्मीद करता हूं डायग्राम के सहारे आप समझे होगे। ये 3 स्टेटमेंट है, इस 3 स्टेटमेंट को आपको ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट करके सवाल आ जाएगा। अगर ये रहेगा तो करेक्ट होगा, अगर इसमें कोई चेंजेस करेगा तो इनकरेक्ट होगा। आई थिंक आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे। लिसन दोस्त, बॉन्ड के लिए कोड में प्रोविजन है। अगर ये कोई बॉन्ड है सिंपली सपोर्टेड के लिए और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, ठीक है ना। आपको पता है डेवलपमेंट लेंथ इज अ 0.87 FI 54 टाउ डी। तमाम सवाल हम लोगों ने कल किया था, ठीक है ना। अब हमको डेवलपमेंट लेंथ से हमारे बॉन्ड को सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, बॉन्ड चेक करने के लिए कोड ने प्रोविजन दे रखा है। क्या दे रखा है, याद रखना कि सिंपली सपोर्टेड के लिए, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आता है, बाद में देख लेना, पीडीएफ समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं डायग्राम बना दिया हूं, पीडीएफ आपको भेजेंगे टेलीग्राम पे, समझ में आ जाएगा। एट सिंपली सपोर्टेड क्या है, डेवलपमेंट लेंथ लेस देन 1.3 m/v प्लस एल नॉट, ये है मोमेंट। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डेवलपमेंट लेंथ इज लेस देन m/v प्लस एल नॉट। बस याद रखना है कि सिंपली सपोर्ट के लिए क्या प्रोविजन है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या प्रोविजन है। लास्ट वाला ये है कि 36 mm और स्मॉलर डायाबार, यानी ये प्रोविजन उसके लिए है कि 36 mm होगा या उससे कम होना चाहिए। द कंटिन्यूइंग बार, यानी जो एसीपी से जो सरिया आगे जा रहा है, जो एसीपी एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट एसीपी है, वहां से जो स्टील जा रहा है वहां उस जगह का रिक्वायर्ड स्टील से दुगुना होना चाहिए। फिर से सुनो, एसीपी 36 mm और स्मॉलर डाया बार का जहां पे एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट करेंगे, तो जो स्टील चाहिए वहां पे एसीपी पे, उस स्टील का दुगुना आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ये मतलब हुआ कंटिन्यू बार प्रोवाइड एटलीस्ट डबल ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द फ्लेक्जर एट कट ऑफ पॉइंट। कहां पे कट ऑफ करते हैं, एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट। एंड शियर फोर्स शुड नॉट मोर देन 3/4। तो कंडीशंस क्या है कि तुम तब कट ऑफ करोगे कि जो शियर फोर्स है उस पार्टिकुलर सेक्शन, किस सेक्शन का, एसीपी पे, वो 3/4, यानी जो कैपेसिटी अगर 100 है तो 3/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहली बात, शियर फोर्स 3/4 से कम होना चाहिए। और जब तुम स्टील वहां पे एसीपी पे कट करोगे तो जो रिक्वायर्ड स्टील एसीपी पे होगा, जैसे जैसे मोमेंट कम होगा, स्टील कम होगा, तो वहां पे जो स्टील जरूरत है उससे दुगुना आगे करना चाहिए। ये स्टेटमेंट का मतलब हुआ। और इस बात के लिए मैं समझाने के लिए डायग्राम लाया आपके पास कि भैया यहाँ पे जो मेन आपका जो मोमेंट है, एमआर है, यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट है, वहां पे स्टील चाहिए 7/25 डाया का। जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपने टीसीपी किया M2, वहां पे आपका मोमेंट कम तो स्टील कम। आगे गया आपने, अब आपने टीसीपी से एसीपी कैसे निकाला, टीसीपी से एसीपी, वहां से डी और 12 का मैक्सिमम लिया एसीपी। अब एक्चुअल मुझे यहाँ कट करना है, तो एक्चुअल में कट करना है तो मैंने कट किया। क्यों कट किया, उसके कंडीशन है, इसलिए कट किया कि शियर फोर्स 3/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां से कट कर रहा हूं तो कंडीशन ये है कि जो स्टील कंटिन्यू कर रहे हो ना यहां से, जो कंटिन्यू कर रहे हो ना यहां से, वो यहां पे जो स्टील होगा कितना, उसका दुगुना होना चाहिए। यही स्टेटमेंट है। जो आप यहां कट कर रहे हो ना, और कट कब करोगे, शियर फोर्स 3/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, करेक्ट ना। अब मैं बोला कि यहां पे जब मैं मोमेंट निकाला ना M3, उसके लिए रिक्वायर्ड 2 था, और मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पे 2 काट करूंगा, तो भैया आगे 5 जाएगा ना, जरूरत 2 का है, तो भैया उसका दुगुना भेजा कि नहीं, उसे ज्यादा भेज दिया ना। तो 4 भी भेज सकते हैं, लेकिन 4 से कम नहीं भेज सकते हैं। आया कि नहीं समझ में आया। जिन लोगों ने बोला था दोबारा बताने के लिए, एक बार बता दो मेरे को। ऑल राइट, आया कि नहीं समझ में, बताओ। पहले पहले जवाब पूछते हो, फिर सवाल कुछ और पूछते हो, फिर जवाब कुछ और देते हो।
फायदा होता कुछ नहीं है, कोड ने बताया हम बता दिए, फायदा होता कि नहीं बैठे यहाँ पे, फायदा क्या है? लिसन, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा क्या फायदा है बताओ अभी, फायदे फायदे खाली करना है। आ जाओ सवाल नंबर 1 पे आ जाओ, ठीक है। लिसन, क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट 1 2, दो लिस्ट है, दोनों का मैचिंग कीजिए, ऑप्शंस अवेलेबल है, देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। हाँ, कम नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी बताइए आंसर, ये फर्स्ट का। कल बताया था ना स्टीरअप का, देखो एक एक करके, बीम स्टीरअप क्या बताया था, यहां देखो 135 डिग्री बेंड पे 6 फाई दिया है। कल मैंने आपको 3 बताया था कि अगर 90 डिग्री करेंगे तो 8 फाई होगा, अगर 135 करेंगे तो 6 फाई होगा, अगर 180 करेंगे तो 4 फाई होगा। तो बिल्कुल स्टेप वाला स्टेटमेंट आपको दूसरा मिल गया। डन डन। अब दोस्त फुटिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, फुटिंग, तो फुटिंग के अंदर डेवलपमेंट लेंथ होता है, जैसे ऐसे देख लो, ये फुटिंग है हमारा, तो क्या बोल रखा है, फुटिंग स्लैब टेंसाइल रेनफोर्समेंट, एलडी फ्रॉम द कॉलम बेस, कॉलम बेस से एलडी, दिस इज द एलडी, करेक्ट ना। तो डेवलपमेंट एटलीस्ट डेवलपमेंट होगा फुटिंग टेंसाइल एलडी फ्रॉम द कॉलम बेस, तो ये हो गया चौथे का। अब बता दीजिए, याद है आप लोगों को सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड पे बेस कितना होगा, तो एल डी बाई 3 होगा, तो एल डी बाई 3 फ्रॉम द सपोर्ट हो गया। सारे प्रोविजन से कोड के याद रखना, सवाल अलग अलग भी पूछे जाएंगे, मैंने एक ही जगह 4 सवाल दे दिया आपको। कैंटिलीवर बीम के लिए क्या है, डेवलपमेंट लेंथ इनटू द सपोर्ट, डायरेक्ट अलग अलग सवाल आएंगे। तो अब देखो ए का 4, बी का 3 4 3, सी का 1 4 3 1, सी आ जा रहा है, वेरी गुड, ठीक है दोस्त। तो इंडिविजुअल्स भी सवाल इस पर पूछे जाएंगे। वेल डन नाइस। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स इन कंप्रेशन इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 का देखते रिप्लाई सबसे पहले कौन करता है। वेल डन नाइस। डेवलपमेंट लेंथ किसका पूछा गया, कंप्रेशन का, कंप्रेशन का 0.87 FY 4 टाउ BD। अब कंप्रेशन है तो टाउ BD में 25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 1.25 टाउ BD है ना, करेक्ट। अब इसको कंपेयर किया है टेंशन से, किससे किया है, टेंशन से। अगर दोस्त इस 1.25 को मैं बाहर निकाल दूं, 1.125 को बाहर निकाल दूं, तो ये बन जाएगा टेंशन। तो डेवलपमेंट लेंथ कंप्रेशन 450.8, वेरी गुड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेवलपमेंट लेंथ ऑफ कंप्रेशन इक्वल टू 5.8 टाइम्स ऑफ टेंशन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0.8 डेवलपमेंट इन बार इन टेंशन। मैक्सिमम लोगों ने डन। दोस्त यहां से आपको रेशियो बेस्ड सवाल आ सकते हैं, डेवलपमेंट कंप्रेशन और टेंशन का रेशियो क्या होगा, टेंशन और कंप्रेशन का रेशियो क्या होगा। वेल डन।
Question number 3. The radius of bend for HYSD. First answer come from question number 3. Mr. Gupta. Well done, nice. Abhay Raj, Lakshmi, Shreya, Swati, Neeraj, Juhi, Rahul, Dipanshi. Well done. Akshay, Dharamraj, Lokus. Well done, nice. Splicing is not recommended at the location where bending moment is more than Dex% of the capacity of section. Question number 4 on the screen board. Splicing is not recommended at the location where bending moment is more than Dex of the capacity of section. Well done, 50%. Nice. सबका आंसर सही है, 50%. How much reinforcement should be spliced at one location? How much reinforcement should be spliced at one location? Well done, Ajit, Kiran, Rajbar, Anjali Chaurasia. Well done, nice. सिद्धार्थ, सचिन, जूही, शिल्पा, सिविल मस्ती, शशि, सिद्धार्थ, अंकुर, कशिश, रजत, नीरज, जूही, योगेंद्र, शिल्पा, चांदनी, राहुल, दीपक, आलोक, धनंजय. एक्सीलेंट. ओम प्रकाश. वेल डन, नाइस. दीपांशु. वेल डन, 50%. और लैप लेंथ का कितना पर टाइम्स ज्यादा होगा, टाइप पर बताइए मेरे को. अगर एक लोकेशन पे 50% करेंगे तो दूसरा लोकेशन, दोनों के बीच की दूरी लैप लेंथ के कितने टाइम्स से ज्यादा होगा. हाउ मेनी टाइम्स इज मोर देन द लैप लेंथ. वेरी गुड. आकांक्षा. वेल डन, नाइस. अनीता. वेल डन, 1.3 टाइम्स ज्यादा होगा. वेरी गुड. टेंशन बार इन कैंटिलीवर भी मस्ट बी एंकर्ड इन द सपोर्ट. अभी मैचिंग का पहला सवाल था और वहां पे हम लोगों ने किया था और फिर मैंने बोला कि आपको इंडिविजुअल सवाल मिलेगा. तो क्वेश्चन नंबर 6 एकदम बिल्कुल सबका सही होना चाहिए. वेल डन, रिंसू, दीपांशी, सचिन, प्रदीप, रौनक. वेल डन. ए केवल ए दिख रहा है, अब नाम ही नहीं दिख पा रहा. ए सही है. ए बहुत बढ़िया दोस्त. ये सवाल पूरा टाइप नहीं हो पाया है इसलिए बाद में ऐड कर देंगे. क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. नेक्स्ट आ जाओ. द बार कैरिंग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज बेंट अप टू रेसिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. कुछ तीन डिटेलिंग्स आपके सामने है. बोल रहा है कि जो बार है कैरी करता है पॉजिटिव बेंडिंग. तो पॉजिटिव करेगा तो टेंशन में होगा, बिल्कुल सही. बार कैरिंग पॉजिटिव टेंशन में, और बेंड करने पे रेसिस्ट कर रहा है निगेटिव मोमेंट को. तो ऑब्वियस बात है कि जो आपका मेन बार होगा टेंशन में होगा और जहां पे निगेटिव होगा वहां टेंशन ऊपर चला जाएगा. तो उस स्टील को हम क्या बोलेंगे, बेंड कर देंगे. वेल डन, बी इज द करेक्ट आंसर. नाइस, करेक्ट. तो क्या हुआ, मेन स्टील मेरा ये है, ये टेंशन ले रहा है. ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई, है ना. टेंशन ले रहा है, अब आपको सपोर्ट पे आपको यहां से निगेटिव ले लेगा. करेक्ट. तो आपका आंसर बी होगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. वेल डन. इफ अ बीम टू फॉल अंदर ड्यू टू हाई बॉन्डिंग स्ट्रेस देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकल. ये सवाल का जवाब किसी गलत नहीं होना चाहिए. जल्दी से जवाब दो. क्वेश्चन नंबर 9. Using a smaller diabars in corresponding mode number. Correct. Well done. आज बढ़िया परफॉर्मेंस यार, बहुत बढ़िया. वेल डन. In a singly reinforced beam
for given grade of concrete, permissible bond stress in deformed bar. क्वेश्चन नंबर 10, कल इस पे बहुत सवाल किए हैं हम लोग. In a singly reinforced beam for given grade of concrete, permissible bond stress in deformed bar, यानी टाउ BD डिफॉर्म्ड बार में क्या होता है, बढ़ जाता है. कितना परसेंट, 60%. तो डिफॉर्म्ड बार हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा. वेरी गुड, इज ग्रेटर देन द प्लेन. Which one of the following is the correct expression to estimate the development length of deformed reinforcing bar as per IS code in limit state design? वेल डन दोस्त. यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो पूछा गया है डिफॉर्म्ड बार के लिए. एक्चुअल में जो डेवलपमेंट लेंथ का एक्सप्रेशन होता है वो इसमें इस ऑप्शंस में WSM के टर्म में दिया है 5 सिग्मा एक्स 4 टाउ BD. लेकिन सवाल पूछा गया है डिफॉर्म्ड का, तो टाउ BD में 60% की वृद्धि हो जाएगी. तो 4 इंटू 1.6 इक्वल टू 6.4. तो करेक्ट आंसर इज. अब डेवलपमेंट लेंथ का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके सामने है. द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और एंड स्टील M20 एंड Fe250 कंसीडर, यानी ग्रेड कॉन्क्रीट का भी दे रखा है, स्टील का भी दे रखा है. कंसीडर 25 डाया बार, 25 mm लिख देना, 25 mm डाया बार एंड टाउ BD 1.2 न्यूटन पर mm². What is the development length at support for simply supported beam of rectangular section? यानी यहाँ पे ग्रेड ही माइल्ड है तो कोई इंक्रीमेंट की बात है ही नहीं. बिल्कुल आसान सवाल आ गया. LD इक्वल टू 0.87 FY 4 टाउ BD. माइल्ड है तो टाउ BD में कोई बदलाव नहीं आएगा. कंप्रेशन का जिक्र नहीं किया गया तो एज टी टाउ BD मेरा वही रहेगा. तो 0.87 250 डाया जो होगा 25 हो जाएगा. बताइए कितना आ रहा है. 1133. 12 तो सही है, आ रहा है तो सही आ रहा है. 1133 मैक्सिमम लोगों का आंसर है, तो इसको लॉक कर दिया जाए. 1133. दोस्त इस सवाल में एक गलत टाइपिंग है, MM हो गया. ठीक है, अब सही हो गया. इस सवाल में बस आपको टाउ BD ही गलती करता है. पता है आपको जो टाउ BD की वैल्यू दिया गया है ना, वो दिया गया है प्लेन माइल्ड, प्लेन बार के लिए दिया गया है और टेंशन में दिया गया है. कंप्रेशन होगा और 25% का इंक्रीमेंट, और अगर HYSD या डिफॉर्म बार होगा तो 60% का डिक्रीमेंट. बस इस बात पे ध्यान देना है. ठीक है जी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशंस टू एस्टिमेट द development length of plane bar in compression as per IS code in limit state design? आज बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, मैक्सिमम लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं. ठीक है, एकदम क्वालिटी ऑडियंस है सामने हमारे. मजा आ रहा है आज आपके रिस्पॉन्स देखकर. नाइस, वेल डन, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू. दोस्त इसमें मैंने कंप्रेशन लगा दिया. करेक्ट. तो अब ये जो बेसिक फॉर्मूला है उस टाउ BD में 25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा. करेक्ट. तो हो जाएगा 5 टाउ BD. वेरी गुड, वेल डन. What is the design bond strength? नहीं, मुझे मजा आता है आप ऐसे रिस्पॉन्स देते हो कि हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं. आपको यही तो मजा देता है. ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगता है हमें. बहुत बढ़िया, और मोटिवेट करता है कि और बेहतर करो और अच्छा करो इनके लिए. What is the design bond strength of M30 grade of concrete? कामनी मिश्रा, बैच 22-23-13 का CC 13 का हो गया, 14 बता दो.
अरे यार बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, डी कैसे हो जाएगा दोस्त। मैंने क्या बोला था आपको कि ये वैल्यू आएंगे तो हमें एलएसएम से जाना है हमको। अब 20 का M20 1.2 M20 का था, 1.4 M25 का, M30 का 1.5, तो आपका आंसर होगा 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और ऐसा कोई ऑप्शन सवाल में गिवन नहीं है। करेक्ट। इसका मतलब एलएसएम से डब्ल्यूएसएम से दिया है। सिंपल सी बात है, आपको डब्ल्यूएसएम और एलएसएम का, ना ही टाउ बीडी टाउ सी मैक्स में भी आपको ये दोनों वैल्यू पता होना चाहिए। करेक्ट। अगर एलएसएम से ऑप्शंस नहीं है तो डब्ल्यूएसएम से करेंगे। करेक्ट। और डब्ल्यूएसएम की वैल्यू क्या होगी बताइए, कोई नहीं बताया अभी तक। वेरी गुड बी, आकांक्षा, शिव कुमारी, वेरी गुड। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो IS 456 में WSA मेथड सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको दिया रहेगा, वहां से आप देख लीजिएगा पूरा डेटा, क्योंकि ये तो मैंने M30 कराया, M25 M20 M35 के लिए क्या होगा। और ये अप्रोच याद रखना कि हमेशा चाहे वो टाउ सी मैक्स हो चाहे वो टाउ बीडी हो, अगर एलएसएम पे पहला रेस्पॉन्स ऐसे एलएसएम पे करना है, एलएसएम पे अगर मुझे ऑप्शंस नहीं मिला तो हम डब्ल्यूएसएम से जाएंगे, जिसमें ऑप्शंस मेरा क्या होगा, बी सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके सामने। कंसीडर अ बार डायामीटर कैपिटल डी एम्बेडेड इन अ लार्ज कॉन्क्रीट ब्लॉक। एक कॉन्क्रीट ब्लॉक है, एम्बेडेड है, क्या है, जिसका डायामीटर क्या है, डी है, विथ अ पुल आउट फोर्स पी। एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, कैसा फोर्स लग रहा है, 0.87 FY π/4 फाई स्क्वायर, यही तो फोर्स होगा बार का। सॉरी, एक पुल आउट फोर्स है बीइंग अप्लाई, अच्छा पुल आउट फोर्स अप्लाई किया, वेरी गुड। फोर्स बार का है। अगर सुनो सुनो, डेवलपमेंट लेंथ का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट लेंथ, इतना लेंथ दो इसके अंदर में, इतना लेंथ दो ताकि फुल स्ट्रेस डेवलप हो जाए। तो फुल स्ट्रेस 0.87 FY होगा, तो वो 0.87 FY π/4 डी स्क्वायर इसका हो गया फोर्स। और एक स्ट्रेस आपका इमीडिएट में होगा, ठीक है ना। सवाल है ये पुल आउट होगा, क्या सवाल दिया है, विथ पुल आउट फोर्स पी बीइंग अप्लाइड, इसके ऊपर एक पी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। लेट सिग्मा बी एंड सिग्मा एच इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। सिग्मा बी जो है बार और कंक्रीट के बीच का बॉन्ड है, यानी यहां का बॉन्ड जो है सिग्मा बी क्या है, सिग्मा बी है, सिग्मा बी है, वेरी गुड। एंड सिग्मा एच द बॉन्ड बिटवीन द टेंसाइल स्ट्रेंथ है आपका सिग्मा एस टी, सिग्मा एस टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। रेस्पेक्ट इफ द ब्लॉक हेल्ड इन पोजीशन, ऐसा है कि जब पुल आउट फोर्स हो उसके बाद भी ब्लॉक अपने पोजीशन पे हो, यानी ये अपने पोजीशन से वापस ना हो, तो इफ द ब्लॉक हेल्ड इन पोजीशंस इट इज एज्यूम्ड दैट द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक डज नॉट फेल, यानी इस पुल आउट फोर्स के कारण ये अपने जगह पे रहे और इसमें फेल ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, यानी इतना मैक्सिमम पी कौन सा पुल आउट फोर्स हो कि ये फेल ना हो, अपने जगह से रिलेटिव मोमेंट ना हो इसके अंदर में। ऑप्शंस आपके सामने है भैया, दो तरह का फोर्स होता है, एक स्टील का फोर्स है और एक यहां पे आपका स्टील और कंक्रीट का फोर्स है। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। दीपांशु सिंह, वेल डन, नाइस। वेल डन दीपांशु, वेल डन। सुभी पटेल, धनंजय यादव, सुजाता, सोनू, बी वाले गलत है भाई, सी करेक्ट आंसर। कशिश राय, वेल डन। धनंजय कुमार, शिल्पा सिंह, धनंजय यादव, राहुल, वंदना, जूही वर्मा, डीके, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो जी, दो फोर्स आ रहा है इसमें, एक फोर्स आपके स्टील का होगा, वो क्या होगा, π/4 डी स्क्वायर सिग्मा एस टी, और एक फोर्स आपका इम्बीडेड वाला फोर्स होगा। इम्बीडेड फोर्स क्या होगा, πdl इंटू सिग्मा बी। तो दोनों में अगर मैं दो फोर्स है, दोनों में अगर मैं मिनिमम फोर्स पे सेफ हूं तो हर जगह सेफ रहूंगा आपको। तो आप क्या बोलोगे, द मिनिमम फोर्स किसका, πdl सिग्मा बी और π/4 डी स्क्वायर सिग्मा एस टी। अगर इनके एक से भी ज्यादा अगर पी लग जाता तो
फेल हो जाता ना। सवाल क्या है कि इतना पुल आउट कर रहे हो कि फेल ना हो, तो जो उसका मिनिमम स्ट्रेस फोर्स है वही उसी के बराबर होगा। उससे ज्यादा जैसे होगा तो फेल हो जाएगा ना। क्लियर है? क्लियर नहीं? एक बार बता दो, समझेंगे नहीं, समझ में आएगा नहीं आया सवाल? एक बार कंफर्म बता दो, समझ में आया कि नहीं आया? अब है राज, कैसी बातें कर रहे हो, सोचो एक बार बैठ के आराम से। भैया पी फोर्स लग रहा है, अगर मेरे पास दो है, इनमें से अगर मैं मिनिमम, वो पी मिनिमम है ना, वो पी मिनिमम है ना इन दोनों का। विलन, a reinforcing steel bars partially embedded in a concrete is subjected to a tensile force। एक बार के ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये तीन चार पिक्चर हैं और ये बार लगा हुआ है और टेंसाइल फोर्स लग रहा है। द फिगर डेट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। ये आपका बॉन्ड स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। बताइए कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन सही है? अभय राज करेक्ट, अमन कुमार, प्रदीप मौर्य, नीरज, प्रवीण चक्रवर्ती गलत है आपका, अंतिमा वेल्ड नाइस। दोस्त, जो आपका एंड होता है वहां स्ट्रेस ज्यादा होता है, ठीक है ना? एक्चुअल में जो एंड है, तो एंड का स्ट्रेस ज्यादा है यहाँ पे, और जैसे से पा जाए कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है ना? बॉन्ड स्ट्रेस जो होगा एक्चुअल, ये क्या होगा, हम जब डिजाइनिंग करते हैं उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, जैसे टाउ बी डी, अगर एज पर कोड आता तो कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन जो मैक्सिमम बॉन्ड होगा, क्योंकि आपका टेंशन जो नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा आएगा, और जैसे जैसे आप जाओगे पीछे तो क्या होगा, स्ट्रेस कम होता जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी, 16 का सी। कामनी वेल डन, ठीक है। The development length in compression for a 20 mm diameter deformed bar of grade Fe 415 embedded in concrete of grade M25 whose design bond stress is not 1, 1.4, 1.4 Newton per mm square। 1.4 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ध्यान देना, डेवलपमेंट में पूछ रहा है, कंप्रेशन में है, डाया दिया हुआ है डिफॉर्म पर, तो कंप्रेशन भी है और डिफॉर्म भी है। तो एलडी इक्वल टू 0.87 एफ वाई क्या हो जाएगा, 415, डाया 20.87 एफ वाई 4, टाउ बी डी कितना है भैया, 1.4। अब ये क्या है, एच वाई एस डी में तो 60% की इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, और वो कंप्रेशन में भी है, तो 1.25 हो जाएगा। क्या आंसर हो भाई, बता दो। अब फिर करने लगे नौटंकी आप लोग। इसी में किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। 645 645 अल्लाह, 645 पे पूरा मैसेज भर चुका है, इसलिए मैं करता हूं सही 645 पे। ठीक है दोस्तों, वेल डन, नाइस। छः सौ पैंतालीस mm, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। लक्ष्मी, लौकुश, राहुल नाइस, अजीत, श्रेया, स्वाति, जितेश, विवेक नाइस। चलिए, अभी अभी एक सवाल आपने किया था, सेम सवाल आ गया। अब अगर समझे हो उस बात को, वो मैक्सिमम फोर्स क्या था, पी था। मैक्सिमम फोर्स पी अप्लाई किया जा रहा है, तो भैया किसका, डायग्राम से दिया था सवाल,
क्वेश्चन नंबर 18 किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ गया ना? मैक्सिमम फोर्स वहां डायग्राम बना के दिया था, यहाँ उसी सवाल को दे दिया अलग तरीके से। खाने का टाइम हो गया तो बस जल्दी से जवाब दो ना, बस 5-6 सवाल बचे हैं और 7-8 सवाल। वेरी गुड। तो जो आपका फोर्स होगा बार का 0.87 Fy π/4 d², तो ये 0.5/4 d², ठीक है। और आपका टाउ बी डी पाई डी एल कौन सा? मिनिमम। वेरी गुड, वेल डन, सबका सी आ रहा। अंजलि, पारुल, संतलाल, राम प्रकाश, विजय, धनंजय, देवी, जूही, शेखर, अजीत, आकाश, धनंजय, सुजाता, राहुल, रमन, अंकुर, वेल डन, कामिनी। ये होता है, ये यही मजा आता है। एक बार आप किसी चीज सीख लिया ना, उससे रिलेटेड कोई सवाल आता है ना और सारे लोग आंसर करते हो ना, तब लगता है हाँ भाई, तब लगता है कुछ हो रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Splices in flexure member should not be at sections where the bending moment is more than 50% of the moment of resistance. Normal lap splices can be used for all types of bar irrespective of the sizes. भैया लैपिंग सबके लिए करते हैं क्या? मैक्सिमम 32 तक करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया ना, ठीक है। When bars of two different diameter are to be spliced, the lap length shall be calculated on the basic diameter of S1. बिल्कुल सही है। तो बोला था ना कि जब डायमीटर अगर डिफरेंट डाया होगा तो छोटे वाले को लेंगे, तो स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। बोला है कि लैप स्प्लाइसेस यूज्ड ऑल टाइप्स, अगर यहां होता ना यूज्ड अप टू 32 mm तो सही हो जाता, ऑल टाइप्स के लिए नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। स्प्लाइसेस 50% वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन 50% ऑफ मोमेंट रेजिस्टेंस, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करें, सही बात है। तो पहला और तीसरा, पहला तीसरा के बी के ऑप्शन सही जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2, इन एन आरसी बीम बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड इज ड्यू टू प्योर एडहेशंस, फ्रिक्शंस एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस। इस पे हमने एक सिंगल सवाल कर रखा है। वेरी गुड दोस्त, ये स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, इनएडिक्वेसी ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग एंड एंकरेज इन एनफोर्समेंट, जब अपर्याप्त बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है तो हम एंकरेज देते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल से। स्टेटमेंट पहला भी सही, दूसरा भी सही है। अब ऑप्शंस पे आइए, ये तब सही होगा जब स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिविजुअली ट्रू एंड दोनों सही है, तो दोनों सही, बात सही है। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हो और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, यह बात गलत है। दूसरा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इंडिविजुअली ट्रू, बिल्कुल सही है। एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, यह भी सही है। दोस्तों आई थिंक जो स्टेटमेंट के सवाल है अब आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। पहले हमने आपको इंडिविजुअल सवाल कराए और फिर अब उसको स्टेटमेंट में रख के बनाए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, एल डी लेस देन 1.3 m/v, बिल्कुल सही है। अब डेवलपमेंट को 5 सिग्मा एस 4 टाउ भी रख दिया है, वही सेम इक्वेशन, ये भी सही है। अब इसी बात को इधर कर दिया है सारा 4 टाउ बी डी। अरे भाई तीनों सही है ना, तो तीनों सही होगा तो क्या हो जाएगा, डी। इसमें सर भाई तीनों स्टेटमेंट एक ही है। डेवलपमेंट क्या होता है, 5 सिग्मा एस 4 टाउ बी डी, डी होगा इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
अरे समझ में आ रहा है? अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार स्माइल दे दीजिए भाई, समझ में आ रहा है ना? बस बी बी सी 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 डी डी, अरे एक बार बस स्माइल दे दो यार, मैं भी बोर हो गया हूँ पढ़ा पढ़ा के, दम बिल्कुल सुबह से पढ़ाते पढ़ाते। एक बार दम में स्माइल दे दीजिए, लगे कि हाँ बच्चे हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। हाँ अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है, पूरा दिख एकदम भर दो मुस्कुराहट से। बस हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, तनाव खत्म हो जाता है ना हंसते हंसने से। बहुत बढ़िया। बस आपका आई हम देख क्या डिजिटल स्माइल देते हो यार आप लोग, मजा आ जाता है देख के। उसमें वैरायटी है। बहुत बढ़िया। चलो। अरे प्रदूषण नहीं फैलाया करो यार। इधर आओ। सवाल 22। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। चलिए, तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। अब बताइए, तीनों के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं क्लास में, एक बार पढ़िए इसको, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। reinforcement that no longer requirement for flexural bars beyond a certain section। जल्दी बताइए, देख लीजिए, हट गया हूं मैं, आप पढ़ के बताओ जल्दी से, सारी सारे बातों का जिक्र कर चुका हूं मैं। बस बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। देखो दोस्त, reinforcement no longer requirement of flexural beyond सर्टेन सेक्शन सेल एक्सटेंडेड डी और 12 विच एवर इज ग्रेटर, बिल्कुल सही है। कट एलिमेंट के पहले हम नहीं करते हैं, जो एक्सटेंड करते हैं डी और 12 का मैक्सिमम है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एटलीस्ट हाफ ऑफ द बार शुड बी बेंट अप, ऐसा कहां बोला गया है? एट कट अप पॉइंट। कट अप पॉइंट बोलता है कि आधा बार को एटलीस्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। कट अप पॉइंट पे आधा बार को एटलीस्ट, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, शियर कैपेसिटी एट कट अप पॉइंट शुड एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द शियर फोर्स ऑफ द सेक्शन। ठीक है दोस्त, अभी हमने बोला था ना कि आपका जो सेक्शन पे शियर फोर्स होगा 2/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2/3 से ज्यादा नहीं, बहुत ध्यान देना। उसी बात को तीसरे में लिखा है। टू, अगर मैं एग्जांपल ये था ना, 100 शियर कैपेसिटी है और वहां पे अगर 67 66 हो रहा है, ठीक है ना, सेक्शन पे शियर फोर्स 66 या 66 और ये 100 कैपेसिटी, तो अगर 66 65 है तो हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम होना चाहिए। अब उसी बात को बोला है कि जो शियर फोर्स होगा सेक्शन का वो 1.5 कैपेस हो जाएगा। कैपेसिटी क्या लिखा है यहाँ पे? द शियर कैपेसिटी, जो शियर कैपेसिटी एट कट ऑफ पॉइंट शुड बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द शियर फोर्स सेक्शन। अब कैपेसिटी को सेक्शंस के टर्म में पूछ दिया है, तो आपका कितना था सेक्शंस पे शियर फोर्स? 66, उसका 1.5 करोगे तो 100 हो जाएगा ना, है ना? उसी स्टेटमेंट को आपको कंफ्यूज करने के लिए फिर से बोल रहा हूं, हमें बताया गया कि जो शियर फोर्स सेक्शंस का होगा 2/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैपेसिटी के। अब क्या बोलता है कि जो शियर कैपेसिटी होगा ना वो सेक्शंस के शियर फोर्स के 1/5 होना चाहिए एटलीस्ट। तो बात वही है ना, बात वही है, कहने का अंदाज बदल दिया, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, है ना? वेल डन। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, वो तो भूख लग गई है, भागना 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 शुरू कर दिए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। स्टिरप्स एरिया इन एक्सेस ऑफ डेट रिक्वायर्ड फॉर शियर एंड टॉर्सन, इट प्रोवाइड along its terminated bars over the distance from the cut-off point equal to। ट्वेंटी थर्ड का? अरे भैया स्टिरप्स के लिए एक्सेस कहां देते हैं? अरे
अरे क्या कर रहे हो, ध्यान से पढ़ो सवाल, ध्यान से पढ़ो सवाल, पढ़ो ध्यान से, सीसी किए जा रहे हो। स्टिरअप एक्सेस रिक्वायरमेंट फॉर शियर फोर्स, कब स्टिरअप एक्सेस देते हैं और टर्मिनेटेड बार से कितना दूरी तक देते हैं, ये तो पूछा गया है। ऐसे ना करो यार, ऐसे ना करो यार, ये पूछा गया ना, टर्मिनेटेड बार से कितना दूरी पे करना है। 0.75D, 0.75D बोला ना, 0.75D बोला ना। तो अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थर्ड फोर्थ, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए बहुत बढ़िया, ये पूरा प्रोविजंस मैंने डाल रखा है, ध्यान से पढ़िए, सारा प्रोविजंस का जिक्र हमने कर रखा है बिल्कुल। स्टेटमेंट देखो, आपको एक एक दो दो आएगा, मैंने पूरा स्टेटमेंट दे रखा है, ध्यान से पढ़िए इसको और सही जवाब दीजिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। हट जा रहा हूं मैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रिक अड्डा, गुड, किरण वेल डन, जूही वर्मा नाइस, राहुल रिंसू, बिल्कुल बिल्कुल कोड प्रोविजन है, बिल्कुल स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि उस स्टेटमेंट से सवाल कैसे आएंगे आपको। ऑल राइट, बहुत बढ़िया, ए वेल डन। वेल डन, तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। दोस्तों आज का आखिरी सवाल, बिल्कुल स्माइल के साथ जवाब दीजिए, आज का आखिरी सवाल, करेक्टेड आंसर विथ स्माइल। 25, 25 का जवाब दीजिए दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ के दीजिएगा। देखो, डिटेलिंग ऑफ बार्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बीम एंड स्लैब इज सफिशिएंट टू कंट्रोल क्रैकिंग। क्रैकिंग के लिए हम देते हैं, बिल्कुल सही है, डिटेलिंग ऑफ बार्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम, जो स्पेसिंग देते हैं, रिक्वायरमेंट इन बीम एंड स्लैब इज सफिशिएंट टू द कंट्रोल फ्लेक्सुरल क्रैकिंग, बिल्कुल सही है। अब दूसरा, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर डाया बार्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड in tension reduce the crack width more effectively than a few large diameter bars of the same area। अगर डाया लार्ज होगा, स्पेसिंग ज्यादा होगा, स्पेसिंग जितना कम होगा उतने क्रैक्स को हम लॉक करेंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट नंबर आर भी सही है और वो बिल्कुल उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट ना, ध्यान देना। जो हम क्रैक, जो मेन बार हम देते हैं किसके लिए देते हैं, क्रैकिंग को रोकने के लिए देते हैं, करेक्ट ना। तो स्पेसिंग जितना कम होगा उतना क्रैकिंग को अच्छे से होल्ड कर पाएगा, है ना। तो अब डायामीटर अगर मेरा कम होगा तो
नंबर ऑफ बार भी तो ज्यादा होगा, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए। दोस्तों आज हमने बात किया बॉन्ड एंड डिटेलिंग के बारे में, ठीक है। आज हमारी आरसीसी की पार्ट 1 की आखिरी क्लास थी। जब मैं आरसीसी सेकंड पार्ट लाऊंगा तो इंट्रोडक्शन से लेके यहां तक एक्सीलेंट विजन के जो हमारे टेक्स्ट बुक है, जो हमारे वर्कबुक है, उनके क्वेश्चन हम लाएंगे उसके अंदर में। जो जो भी टॉपिक अभी तक हमको लगता है इन टॉपिक में से सवाल नहीं बने, उन सारे सवाल को इंक्लूड करेंगे, करेक्ट। उनको पहले कराने के बाद फिर यहां से हम स्लैब, फुटिंग, कॉलम, प्री स्ट्रेस, वाटर टैंक की सवाल करेंगे, ठीक है। तो कल से आपको पता है कि सोम आपका चलेगा, उसके बाद फिर से हम आरसीसी पार्ट 2 लेकर आएंगे। दोस्तों अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से निकले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। और उसी किताब की अगला पन्ना लेकर कल से सिद्दीकी सर आ रहे हैं सोम के साथ खेलने के लिए। उम्मीद है कि आपको अभी तक की क्लास अच्छी लगी होगी, आगे हम और बेहतर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।